Hello friends, my name is Surbhi and we are in continuation of the last video. Well, let me introduce you what we are doing over here. हम एनडीए और सीडीएस के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर के आए हैं फटाफट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के लिए। फटाफट हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो जो हमारा एग्जाम क्लियर करा दे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कहाँ फंसते हैं? बच्चे फंसते हैं जीएस में। ऑब्वियसली जीएस में काफी सारा नहीं पढ़ना होता है। यस, काफी सारा पढ़ना होता है ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, काफी सारा नहीं पढ़ना होता है। काफी सिलेक्टिव सी चीजें होती हैं, थोड़ी सी चीजें होती है, वही पढ़नी होती हैं, वही एग्जाम में आती हैं। और सी अगेन एससी लाइन में कई बार बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोलूंगी कि यूपीएससी के लिए सिलेक्टिव चीजें पढ़नी होती है जो रिपीट होती है, जो हमारा एग्जाम क्लियर करा देती है। हाँ, पढ़ना होता है, नो डाउट। अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, आप 10 to 20% भी स्कोर नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम में अगर आप बिना पढ़े जाओगे। पर क्या सब कुछ पढ़ना होता है? नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पढ़ने होते हैं। तो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ। रोज हम एक सेशन लेते हैं, जो भी टॉपिक आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है उस पर हम एक न्यू क्लास लेते हैं और फिर हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। अगेन दिस वॉज द इंट्रोडक्शन एंड आई थिंक अब हम इतने फेमिलियर हो चुके हैं कि इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एक चीज की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? कि आप प्लीज कमेंट डाउन कीजिए कि आपको और किस किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए। कुछ बच्चों ने बोला कि उन्हें इकोनॉमिक्स पे क्लास चाहिए, कुछ बच्चों ने बोला कि मैम जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है उसको ही कंटिन्यू कीजिए, किसी और टॉपिक पे क्लासेस मत लाइए। दिस इज स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कमेंट किया कि मैम ज्योग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हमने ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स लिए थे और फिर छोड़ दिया और फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, बट हम फिर से ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सी ज्योग्राफी में जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे हमने वो किए। उसके बाद हमने दूसरा सब्जेक्ट लिया, हम थोड़ा सा साइंस पे शिफ्ट हो गए। साइंस के बाद हमने सोचा थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा बायोलॉजी कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर पॉलिटिक्स कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स जो बहुत ही ज्यादा हाई यील्डिंग है या फिर जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है हम उनको डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कमेंट इट डाउन बिलो सो दैट आई कैन नो कि आपको किस टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। ऑल्सो जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास थी ऑफ कोर्स उसमें कुछ टॉपिक रह गए जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था यूनियन एग्जीक्यूटिव। हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। हमने देखा था कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एंड अटॉर्नी जनरल। सभी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए। एलिजिबिलिटी के बाद इलेक्शन में वोट डालने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। इलेक्शन में वोट डालने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। उसके बाद इलेक्शन की प्रोसीजर क्या होती है। उसके बाद इलेक्ट हो गए, इलेक्शन के बाद टेन्योर क्या है और टेन्योर के बाद इम्पीचमेंट कैसे होता है। इम्पीचमेंट हमने कहां से लिया था? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमने इम्पीचमेंट कहां से लिया था। नाउ दिस इज योर होमवर्क टू कमेंट इट डाउन बिलो कि फ्रॉम वेयर इंडिया हैज टेकन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यू हैव टू कमेंट इट डाउन बिलो। उसके बाद हमने क्या देखा? वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट और हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट सिमिलर फ्रॉम प्रेसिडेंट। चलो रिवाइज कर लेते हैं, है ना, फटाफट। लेट्स डू अ क्विक रिविजन। एज आई ऑलवेज से, रिविजन इज द की। हमने देखा कि प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी में 4 चीजें थी। सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35, thereafter should not hold any office of profit, and finally should be eligible to contest the election of a member of लोक सभा। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या देखा? 3 चीजें तो सेम थी। एज 35, सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड देन फाइनली फोर्थ क्या थी? फोर्थ थी ही शुड बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ राज्यसभा। तो ये देख लिया हमने एलिजिबिलिटी। अब इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलने से कौन कौन आ गया? ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं।
ऑल्सो ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी कोई भी मेंबर नहीं होते हैं, तो कौन कौन होता है? ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं होता है। देयर आफ्टर हमने देखा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन होता है इलेक्शन में एलिजिबल वोट डालने के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि ऑल दी इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी लोग हैं पार्लियामेंट में, बी इट दी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, बी इट दी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, बी इट दी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, बी इट दी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, सभी एलिजिबल हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने के लिए। पर जो स्टेट असेंबलीज हैं वो नहीं वोट डालेंगी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद हमने क्या देखा? इम्पीचमेंट कैसे होता है। इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या होता है? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए इट्स दी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड्स आर नॉट क्लियरली मेंशन्ड। देयर आफ्टर हमने देखा इम्पीचमेंट होता कैसे है। फॉर प्रेसिडेंट द बिल कैन बी रेज्ड इन ईदर हाउसेस बाय 1/4 ऑफ द मेंबर, बाय 1/4 ऑफ द मेंबर द बिल कैन बी रेज्ड इन ईदर हाउसेस, बी इट लोकसभा, बी इट राज्यसभा। In the house in which it is raised, in that particular house, it should be passed with a special majority. जब एक special majority क्या होता है? 2/3 of the member of the same house. जब एक special majority उसी house की उस बिल को पास कर देती है तो वो जाता है second house में, और second house में जब वो special majority से पास हो जाता है तो president को रिमूव कर दिया जाता है। In the case of vice president, the process remains the same, but the bill is introduced only in Rajya Sabha. For the removal of vice president, the bill is introduced only in Rajya Sabha. अब कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, हम एक बार उनको और डेप्थ में देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The president is the nominal head of the country. As I said, he is the nominal head. The president, sorry, one sec. I'll just take a pen. Yes. He is the nominal head of the country, head of the executive and the first citizen, head of the executive and the first citizen of the country. Now, Article 52 of Indian Constitution says that there will be a President of India. President of India की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है। तो now we all know कि आर्टिकल 52 talks about there should be a president of India. Thereafter, the election of president is mentioned under article, जो election है that's mentioned under article 54, 55 and 71 of Indian Constitution. The president of India is not directly elected by the people, but जैसे हमने just अभी देखा, directly हम और आप क्या वोट डालने जाते हैं? नहीं। तो कौन वोट डालता है? वोट डालते हैं वो लोग जिनको हमने वोट डाल करके पार्लियामेंट में भेजा है। जिन लोगों को हमने वोट डाल के पार्लियामेंट में भेजा है, अब वो लोग आपस में वोट करके जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट करते हैं। तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा विच इज असेंबली, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडुचेरी। आपको पता है कि दिल्ली और पौंडुचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ऑल दी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। तो सारे स्टेट्स तो हैं ही, प्लस कौन से ऐसे 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है? दैट इज दिल्ली एंड पौंडुचेरी। तो ऑल दी इलेक्टेड मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टेड, तीनों में इलेक्टेड, कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडुचेरी, ठीक है। देन the nominated member are not allowed to vote in the election of the president of India. As I already mentioned, the nominated members are not allowed, right? फिर according to the constitution of India, there shall be uniformity in the scale of representative of states. See, जो representatives of states होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? वो होते हैं पॉपुलेशन के बेस पे। जैसे कि हम सब अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे एमएलए।
तो जो एमएलए इलेक्ट होते हैं वो होते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो जो उनकी वोट की पावर होती है वो भी होती है उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे। मूविंग ऑन, क्वालिफिकेशन। हाँ, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर ऑफ एज एंड एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट, एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। टर्म कितनी होती है? हमारे प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है? 5 ईयर की। हमारे प्रेसिडेंट की टर्म होती है 5 ईयर की, जो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 57 of the constitution. There is no limit on number of time a person can be elected as the president of India. See, USA में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बन सकता है। प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बन सकता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। बट इन इंडिया a person can be elected as the president how many times? n number of times. जब तक जान तब तक जहान, तब तक बनेंगे हम प्रेसिडेंट, ठीक है? तो जब तक इंसान चाहे, जितने भी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, एक्सक्यूज मी, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने भी बार वो चाहे उतने बार वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है और इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। नाउ, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एक्सपायर ऑफ हिज टर्म, 5 साल के पहले जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है, मे गॉड फॉरबिड, बट अगर कुछ हो जाता है तो जो सीट है वो बाकी टेन्योर के लिए कौन होल्ड करता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 6 months, and within the period of those 6 months re-elections are conducted, and in that re-elections another president is being elected. Moving on, वैकेंसीज हम देख चुके हैं, important. Now these are few important persons जो आपको पता होगा। सी ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है प्रेसिडेंट के। कई बार ना ऐसी चीजें एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। कैसी चीजें सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं? जैसे कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन थे, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसी कुछ चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज स्टैटिक फैक्ट्स एंड इट माइट हैपन कि अगर यूपीएससी का मन कर गया तो एक स्टैटिक क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हमारी आज की क्लास। फाइनली द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कि द कंप्लीट अथॉरिटी लाइज इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे? जितने भी लोगों को अपॉइंट करना होता है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जितने भी मिलिट्री डिसीजंस लेने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है। लुकिंग एट all executive power of the union are vested in him. These powers are exercised by him either directly or through subordinates of office. See, basically जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब क्या होता है? देयर आर 2 things, वन इज एग्जीक्यूटिव एंड वन इज लॉ मेकिंग, है ना, लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होना, एंड दैट्स व्हाट प्रेसिडेंट डज। ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनीथिंग व्हिच इज गिवन। तो जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो लाइज अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पीएम एंड द अदर मिनिस्टर्स। तो देखो, जितने भी मैंने कहा था कि अपॉइंटमेंट होते हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? पीएम को। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी होते हैं उनको, जो गवर्नर होता है गवर्नर को, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इन सभी को कौन अपॉइंट करते हैं? इन सभी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये होती है कुछ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के बाद
एग्जीक्यूटिव पावर के बाद आती है फाइनेंशियल पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में नंबर 1, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। तो जो मनी बिल होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। आगे हम जब लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे, उसमें स्पीकर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि क्या होता है मनी बिल, क्या होता है ऑर्डिनरी बिल और क्या होता है फाइनेंस बिल। बट आपको पता होना चाहिए कि जो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है वो पहले रिकमेंडेशन ली जाती है प्रेसिडेंट की, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस होता है। देयर आफ्टर the president continues a finance commission after every 5 years. See, after every 5 year हमारी एक फाइनेंस कमीशन बनती है। जो फाइनेंस कमीशन होती है उसको कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा प्रेसिडेंट, जो डिटरमाइन करती है द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट में से कहां से कितना फंड कलेक्ट होगा और फिर वो फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कौन डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है हमारी फाइनेंस कमीशन। और जो फाइनेंस कमीशन होती है वो कौन डिसाइड करता है हर 5 साल के बाद? हमारे प्रेसिडेंट। दीज आर द फाइनेंशियल पावर दैट आर प्रेसिडेंट हैव। Thereafter, the diplomatic power, obviously, as the name suggests, जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, उनमें साइन किसका होता है? प्रेसिडेंट का। जब भी अगर इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से या WHO से या किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई एक ट्रीटी साइन की है, तो फाइनल सिग्नेचर किसके होंगे? प्रेसिडेंट के। Thereafter comes the military power. मिलिट्री पावर, जितने भी मिलिट्री एक्शंस लिए जाएंगे, वो सारे मिलिट्री एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ कम्स द इमरजेंसी पावर। नेशनल इमरजेंसी इज कॉज्ड इन द सी, जितनी भी इमरजेंसी पावर होती है, ये हमने अलग से पढ़ना है कि इमरजेंसी कितने टाइप की होती है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। व्हेनेवर अ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ड्यूरिंग दैट इमरजेंसी पीरियड होल पावर कम्स इनटू द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि अभी आपने देखा जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो आपने देखा कि यूक्रेन पे इमरजेंसी लगी हुई है। इमरजेंसी के टाइम पे सारे फंडामेंटल राइट्स, देयर आर नो फंडामेंटल राइट्स practiced at the time of emergency, when the emergency is in the case of war. और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है सुप्रीम पावर। Why is Ukraine's president liked by everyone over the internet and offline and online? Because he have taken the control in his hand and he is making laws accordingly. तो जब भी इमरजेंसी होती है तो जो सारी पावर होती है, लॉ मेकिंग की पावर, एग्जीक्यूशन की पावर, मिलिट्री पावर, फाइनेंशियल पावर, सारी पावर्स जो होती हैं वो सारी पावर्स आ जाती हैं किसके हाथ में? वो आ जाती हैं हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में। मूविंग ऑन, वीटो पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। वीटो पावर, क्या हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है? सी, सबसे पहले तो कितने टाइप के वीटो होते हैं और कितने टाइप के वीटो हमारे पास हैं? एब्सोल्यूट वीटो मतलब कि जो बिल है उसको पूरे तरीके से मना कर देना। नाउ देयर इज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट। स्मॉल स्टोरी है कि जब हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी लगी थी, तब एक बिल पास हुआ और उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद एक और बिल पास हुआ। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उस बिल में लिखा गया कि प्रेसिडेंट कैन रीसेंड अ बिल फॉर कंसिडरेशन, बट once the bill is rescinded to the president, he have to sign। मतलब एक बार एब्सोल्यूट वीटो नहीं है हमारे प्रेसिडेंट के पास। हमारे प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। अगर हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं तो वो किसी बिल को एब्सोल्युटली मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, ही कैन सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, बट आफ्टर रिकंसिडरेशन जब वो बिल वापस आता है तो प्रेसिडेंट को उस बिल पे साइन करना ही होता है। तो दैट इज सस्पेंसिव वीटो कि कुछ टाइम के लिए। नाउ व्हाट इज सस्पेंसिव वीटो? इन सस्पेंसिव वीटो कुछ टाइम के लिए जो बिल है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद
उस बिल पे साइन करना होता है। देयर आफ्टर कम्स द पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? एज द नेम सजेस्ट, बिल को लिया, पॉकेट में डाला और भूल गए, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कि बिल को लिया, पॉकेट में डाला और भूल गए, एग्जैक्टली। तो पॉकेट वीटो में इज अ बिल इज kept as it is, a bill is kept as it is, it's not being signed। जब तक जो बिल है, प्रेसिडेंट जब तक एक बिल पे साइन नहीं करते हैं तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता। जब तक प्रेसिडेंट एक बिल पे साइन नहीं करते तब तक वो एक्ट नहीं बनता। तो प्रेसिडेंट के पास बिल आया और उन्होंने रख लिया अपने पास, कुछ नहीं किया, ना साइन किया और ना साइन करने से मना किया। अगर साइन करने से मना कर दें तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो तो है नहीं, तो ना उन्होंने साइन करने से मना किया और ना ही उन्होंने साइन किया, उन्होंने पॉकेट में डाल के रख लिया। दैट इज पॉकेट वीटो। दैट इज पॉकेट वीटो। मतलब अब प्रेसिडेंट के पास लंबा समय है उस बिल को होल्ड करने के लिए, ठीक है। दिस इज पॉकेट वीटो। नाउ जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर मतलब कि क्या? सी, प्रेसिडेंट सबसे पहले जुडिशियल पावर में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं अपॉइंट। किसे? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जज ऑफ सुप्रीम, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड ऑल द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इन सबको जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं? वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि जितने भी लोगों को अपॉइंट करना होता है तो अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अब जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। टू ग्रांट पार्डन। पार्डन क्या होता है? पार्डन मतलब कि अगर आपने कोई भी क्राइम कमिट किया है, पार्डन मतलब अगर आपने कोई भी क्राइम किया है, बी इट एज स्मॉल एज थेफ्ट एंड एज बिग एज मर्डर। अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया है या फिर आपने कुछ एक टॉफी चुरा ली है, अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया पार्डन, तो मतलब कोई क्राइम हुआ ही नहीं, मतलब आप माफ कर दिए जाओगे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो भी एक रिपोर्ट भी लिखी गई होगी वो भी नल एंड वॉइड कर दी जाएगी अगर प्रेसिडेंट ने आपको पार्डन कर दिया है। दैट इज पार्डन। Now moving on. Yeah, so that is all the powers. That is all the powers which you need to know about the powers of president. Now this is all for today's video. In next video I'll be talking about prime minister, council of minister and attorney general, and then we'll complete our executive. In next video I'll be talk about the prime minister, council of minister and attorney general, और फिर हमारा executive complete हो जाएगा। उसके बाद विल टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव, और उसके पहले हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि आप भी अपने साइड से एक बार ये सब कुछ रिवाइज करें। एज आई से रिवीजन कैसे करना है, एक बार अभी मेरा वीडियो देख लिया है आपने अपने साथ मेरे वीडियो देख के आपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे आपने वो नोट डाउन किए होंगे। अब आपको कल सुबह मॉर्निंग में एक बार वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, और फिर उसके बाद शाम को क्या करना है? वीडियो देखना है। शाम को जो दूसरा वीडियो आएगा वो देखना है और एग्जीक्यूटिव एक बार पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। That's it for the day. That's it for this video. Thank you all. Thank you so much for liking, for sharing, for supporting me. Keep watching. In our next class, we'll continue with the executive. Thank you.